हे एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को द हिंदू के सेकेंड एडिटोरियल के साथ। आज का आर्टिकल पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन ग्रामर और वोकैब आपको अच्छे लेवल की मिलेगी। तो इस तरह के आर्टिकल्स का पूरा फ़ायदा उठाया करो। आर्टिकल लिखा गया है भारत से मिलियंस ऑफ पीपल यानी दसियों लाख लोगों के गल्फ़ में जाने पे और वहाँ जाकर के छोटे मोटे काम करना और उन कामों में चैलेंजेस को फेस करना। चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपका आज का क्विज़ ऊपर मिलेगा आपको क्लोज टेस्ट, नीचे मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चंस। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ को अपने को सॉल्व करना है। 10 आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी अवे फ्रॉम होम। देखिए होम तो आप समझते ही हैं, घर, और अवे फ्रॉम होना यानी कहीं से दूर होना। आर्टिकल लिखा गया उन लोगों से, उन लोगों पे जो अपने घरों से दूर है, अवे फ्रॉम होम है। ये जो होम वर्ड देख रहे हो ना, इस पे बहुत अच्छा ग्रामर कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा। कह रहा है जी देयर आर नो ईजी सोल्यूशंस टू द ट्रेवल्स ऑफ इंडियन वर्कर्स अब्रॉड। कह रहा है कोई ईजी सोल्यूशंस है ही नहीं, कोई भी आसान हल है ही नहीं उन ट्रेवल्स का, उन परेशानियों का जो है इंडियन वर्कर्स की अब्रोड में, यानी कि देश से बाहर। अब्रोड का मतलब होता है फॉरेन कंट्री में, फॉरेन लैंड में। तो जो लोग बाहर गए हुए हैं उनकी परेशानियों का कोई अंत नहीं है या फिर कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशंस आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस में, आर इसकी वर्ब है। ध्यान रखना देयर का इस वर्ब से कोई कनेक्शन नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा होता तो वर्ब यहाँ पे इज़ हो जाती। देयर इज़ नो ईजी सोल्यूशन। समझ पा रहे हो? इस देयर से इस वर्ब का कोई कनेक्शन बैठेगा ही नहीं। हेयर, देयर, देयर इन, हेयर इन, ये चार ऐसी एडवर्ब्स हैं जो सेंटेंस की शुरुआत में आती हैं और डमी एडवर्ब्स का काम करती हैं। इनके बाद में रखी हुई वर्ब, उसका सब्जेक्ट बाद में, वर्ब के बाद में होता है। चलिए ट्रेवल्स मैंने आपको बता दिया, हिंदी में बोलते हैं इसको दुर्दशा, परेशानी। प्लाइट भी इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, प्लाइट। ये भी आगे भी आएगा, ये वर्ड आपको मैं दिखाऊंगा। चलो अभी ग्रामर कॉन्सेप्ट करते हैं। पहले सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। देखिए आप कहीं भी होते हैं तो एट लगा के या इन लगा के बताते हैं। आई एम एट द प्लेटफॉर्म, आई एम इन दिल्ली, इन जयपुर, इन अहमदाबाद, जहाँ भी। लेकिन अब्रोड के आगे आपने कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया। वर्कर्स इन अब्रोड या वर्कर्स एट अब्रोड, तो ऐसा क्यों भाई? अब्रोड ऐसा कैसा एडवर्ब है या ऐसा कैसा नाउन है जिसके आगे आपको प्लेस होने के बावजूद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता? चलो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लिस्ट 1 में कुछ एडवर्ब्स हैं और लिस्ट 2 में भी कुछ एडवर्ब्स हैं। देखने में ये सारे नाउन्स हैं, लेकिन ये काम करते हैं सेंटेंस में एडवर्ब्स का, और ना अपने पहले लेंगे कोई प्रेपोजिशन, ना लेंगे कोई आर्टिकल। स्पेशली लिस्ट 1 में कोई प्रेपोजिशन और लिस्ट 2 में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। थोड़ा सा न्यूआंस्ड है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं होम की, अब्रोड की, ओवरसीज़ की। अब्रोड ओवरसीज़ यानी देश के बाहर। अपस्टेयर डाउनस्टेयर्स यानी ऊपर नीचे, घर में ऊपर नीचे। नोवेयर यानी कहीं भी नहीं, एनीवेयर यानी कहीं भी, समवेयर यानी कहीं ना कहीं। ये सारे वर्ड्स देखने में नाउन हैं, लेकिन ये एडवर्ब का काम करेंगे। जैसे कम टू हेयर या गो टू देयर। हेयर और देयर एडवर्ब्स हैं, आप इनके आगे टू का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। कम टू हेयर नहीं लिखना, कम टू हेयर की जगह कम हेयर लिखो, गो देयर लिखो। लेकिन वैसे ही वी आर गोइंग टू होम, हम घर की तरफ जा रहे हैं। अब ये होम भी एक एडवर्ब का काम करेगी अगर आप अपने घर जा रहे हो। फिर ध्यान से सुनना, अपने घर जा रहे हो, किसी और के घर जा रहे हो तो अलग बात है, फिर लगेगा टू। अगर अपने ही घर जा रहे हो, वी आर गोइंग होम, वी आर हेडिंग होम, वी हैव रीच्ड होम। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? वी आर गोइंग टू आवर देयर या माई होम। अब होम के आगे आपने आवर देयर माई लगा करके या कोई और डिटर्मिनर लगा लो, द लगा लो, है ना, ये सब लगा करके आपने इस एडवर्बियल फ्रेज को तोड़ दिया है। जैसे ये टूटेगा, अपने साथ में टू लेगा, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो आसान भाषा में याद रखना हो तो लिस्ट 1 की सारे नाउन्स जब उनके आगे कोई पजेसिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर ना हो, माई, योर, आवर, हिज, हर, द, ऐसा कुछ भी ना लगा हो, तो उस केस में आपको उनसे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी है। तो गो अब्रोड, गो ओवरसीज, और उसी वजह से वर्कर्स अब्रोड यहाँ पे लिखा गया है। चलो अब लिस्ट 2 भी देख लो, थोड़ा सा एडवांस ले जा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। लिस्ट 2 में ऐसे नाउन्स हैं जो एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ प्लेस तो बनाएंगे, लेकिन इनके पहले कोई आर्टिकल आपको नहीं लगाना। और तब नहीं लगाना जब
इन सभी नाउन्स या प्लेसेस पे आप ऑफिशियल पर्पजेस से जा रहे हैं। कोर्ट में क्यों जाएंगे? केस करने। स्कूल में जाएंगे पढ़ने, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। चर्च में जाएंगे प्रेयर करने। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने। प्रिजन में जाएंगे अपने कर्म भोगने, है ना, सजा काटने। जेल प्रिजन एक ही बात है। वर्क का मतलब है वर्क प्लेस पे जाना। ऑफिस में जाएंगे काम करने। बेड में क्यों जाएंगे भाई? सोने जाओगे। बाजार में खरीदारी करने। और जब समंदर में जाओगे तो या तो मछली पकड़ने जाओगे या ट्रैवल करने जाओगे। जब भी आप इन सभी प्लेसेस पे जिन चीज़ों के लिए प्लेस बने हैं उस पर्पस से जाते हैं, तो इन सभी नाउन्स के आगे आपको द लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा एडवांस्ड है, लेकिन समझोगे तो एक बार में रिवाइंड कर लेना इसको ना, समझ में आ जाएगा। जैसे द कंपनी वेंट टू द कोर्ट टू अपील अगेंस्ट द पेनल्टी इम्पोज्ड। कंपनी कोर्ट चली गई, अदालत चली गई अपील करने के लिए उस पेनल्टी को जो लगाई गई थी कंपनी पे। अब मुझे बताओ कोर्ट में क्या करने गई थी? कोर्ट में केस लगाने गई थी। ऑफिशियल पर्पस से अगर कोर्ट में गए यानी अदालत गए तो फिर द लगाने की आपको जरूरत यहां पे नहीं है। कंपनी वेंट टू कोर्ट, समझ गए ना। मान लीजिए कोर्ट में आप अपनी किसी केस के अलावा किसी और काम से गए हैं, आप अपने दोस्त से मिलने गए हैं, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट के आगे द लग जाएगा, फिर स्पेशल पर्पज है आपका। लेकिन अगर अदालत में केस लगाने जाओगे तो द लगाने की जरूरत नहीं है। सुनवाई के लिए जाओगे तो द लगाने की जरूरत नहीं है। ही वेंट टू प्रिजन, ही वेंट टू द प्रिजन फॉर अ पेटी थेफ्ट। वो जेल में गया एक छोटी सी थेफ्ट के लिए या चोरी के लिए। अब यहाँ पे वो जेल में गया सजा काटने। सजा काटने जाओगे जेल में तो द लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैड टू गो टू प्रिजन टू मीट वन ऑफ माई फ्रेंड्स पोस्टेड देयर। मुझे जेल जाना पड़ा, मुझे कैदी बनना पड़ा मेरे एक दोस्त से मिलने के लिए जो वहाँ पे पोस्टेड था। अगर मैंने द का इस्तेमाल नहीं किया है जेल से पहले तो मतलब मैं जेल में उस काम के लिए गया हूँ जिसके लिए जेल बना था। यानी मैंने थोड़ा बेवकूफ़ी वाला हो गया ना, मैं कैदी बन के जेल में गया मेरे दोस्त से मिलने, ऐसा नहीं है ना। मैं तो अपने दोस्त से मिलने गया था तो द प्रिजन लिखूंगा, ना कि जेल में कैदी बन के। चलिए लास्ट वाले सेंटेंस से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमिंग फ्रॉम द वर्क ही मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन वे टू होम एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट। काम से वापस आते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया घर के रास्ते में, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। 3 एरर्स है भाई, एक नहीं है 3 है। आराम से अटैम्प्ट करो, कमेंट्स में डालना, गलत होगा सही होगा आपको कमेंट्स में रिव्यू करके बताएंगे। चलिए बढ़े आगे, आ जाओ फटाफट से इस आर्टिकल की वोकैब पर नजर डालेंगे। सारे मोटे मोटे वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें ताकि इस क्वालिटी कंटेंट को इसी जोश के साथ में हर रोज लाया जा सके। साथ ही वाईडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी के लिए। इन यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ अगर आपको राइटिंग भी सीखना हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी के लिए तैयार करना हो अपने इंग्लिश के सेक्शन को, तो वाईटी ऐप है आपके लिए, आपकी अपनी ऐप है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। हमारा राइटिंग कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स। 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल्ड हैं। इस कोर्स में आपको 50 घंटों में या लगभग 60 घंटों में इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं इसको कूपन लगा करके। इसी तरीके से आपको मिलेगा यूपीएससी का कोर्स जो कि राइटिंग कोर्स से और ज़्यादा एडवांस्ड है। हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट किया जाता है इस कोर्स में यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें सीसैट, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। एसएससी और बैंकिंग के भी प्रैक्टिस पैक्स आपको मिलेंगे जिसमें एसएससी बैंक के सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको रेडी करवाया जाता है एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। चलिए ऐप का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है और ये नंबर है टीम का। व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी, शुरू करते हैं प्लाइट से। देखिए प्लाइट होती है दुर्दशा, डिफ़िकल्ट पोजीशन, जिसमें आप बहुत परेशान हो। ट्रेवल्स भी बोल सकते हैं इसको। और इसके लिए एक और बहुत बढ़िया वर्ड होता है ऑर्डिल। आज नहीं लिखा हुआ इसमें, शायद रह गया, कई बार आ चुका ना वर्ड लास्ट वीक में, ORDEAL, है ना, बहुत परेशानी का वक्त। पोलैंड हैज़ ओपन इट्स बॉर्डर्स टेकिंग नोट ऑफ द प्लाइट ऑफ यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़। पोलैंड ने खोल दिया है अपने बॉर्डर्स को, टेक नोट ऑफ करते हुए या ध्यान में लेते हुए बुरी हालत को, प्लाइट को यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ की। तो ये प्लाइट और ट्रेवल्स दोनों वर्ड्स यूल सी इन द आर्टिकल टुडे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास डायस्पोरा। थोड़ा सा इसको बोलना सीखो। इसको लिखा जाता है डियास्पोरा और बोला क्या जाता है डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी ग्रुप। किसी भी कंट्री से कोई लोग जो बाहर जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में और वहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को बोलेंगे डायस्पोरा। जैसे अपने कंट्री के अंदर आपको बांग्लादेशी डायस्पोरा मिलेगी, यूएस, यूके, कनाडा में आपको इंडियन डायस्पोरा मिलेगी या पंजाबीज़ की डायस्पोरा मिलेगी। तो इस तरीके से जब आप समझ गए ना, एक्सपैट्रिएट्स को किसी ग्रुप में डालते हैं। इंडियन डायस्पोरा इन टेक्सास गैदर्ड ऑन द रोड्स टू वेलकम पीएम मोदी। भारत के जो प्रवासी थे टेक्सास में
अमेरिका के टेक्सास नाम के स्टेट में, वो सड़कों पर इकट्ठे हो गए पीएम मोदी को वेलकम करने। चलिए, वन वर्ड है डायस्पोरा, इसको एक्सपैट्रिएट भी बोलते हैं, रिपैट्रिएट भी बोलते हैं और इमिग्रेंट्स भी बोलते हैं। यू सी द वर्ड एक्सपैट्रिएट्स एंड डायस्पोरा, इन दोनों वर्ड्स को आप आर्टिकल में देखेंगे। रिपैट्रिएट इसका बिल्कुल उल्टा होता है, वो लोग जो बाहर जाएं और फिर देश में आ जाएं, घर वापसी करें। देख रहे हो ना, रिपैट्रिएट, फिर से ये पैट्रिएट हो चुके हैं, फिर से देश में आ चुके हैं, रिपैट्रिएट्स। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है सरकमवेंट। बड़ा आसान वर्ड है याद करने में। देखिए, सरकम यानी गोल या घूम, जो है घूम के, और वेंट जो बना है गो वेंट वाले से ही बना है, यानी जाना। आपको प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है, लेकिन रास्ते में कुछ परेशानी है, तो आप कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे। तो इस काम को आप सरकमवेंट बोलते हैं, जब किसी चीज़ से बचते हुए आप निकलते हैं, किसी चीज़ को बाईपास करते हैं या वर्क अराउंड करके अपना काम निकालते हैं। सम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ओपन देयर अकाउंट्स इन स्विट्जरलैंड एंड पनामा टू सरकमवेंट इंडियाज टैक्स लॉज। कुछ अमीर लोग जो हैं, एचएनआई जो हैं, वो अपना अकाउंट खोलते हैं स्विट्जरलैंड और पनामा में, ताकि वो बच सकें या बच के निकल सकें भारत के टैक्स लॉज से। सरकमवेंट को स्टेयर क्लियर ऑफ करना भी बोलते हैं, किसी चीज़ से दूर रहना या बच के निकलना। सरकम नेविगेट भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड सरकमवेंट इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, अगला वर्ड अपने पास कोerशन। इसका मतलब होता है प्रेशर, फोर्स, दबाव, किसी काम को करवाने का। पुलिस शुड नॉट यूज़ कोerशन वाइल क्वेश्चनिंग पीपल अक्यूज इन सिविल क्राइम्स। पुलिस वालों को कभी भी कोerशन का या फिजिकल फोर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, दबाव का, जब भी वो लोगों से क्वेश्चन कर रहे हो सिविल क्राइम्स में। सिविल क्राइम्स यानी दीवानी मामले, जो कुछ पैसे के लेन देन के हैं, जिसमें कोई ऑफेंस नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है ना, चेक का मामला है, कोई इस तरह का मामला। चलिए, कंपल्शन, इंटिमिडेशन, सभी इसके जो है सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड कोerशन। आप इसको आपकी इसकी वर्ब फॉर्म में देखोगे। कोerशन यानी दबाव, नाउन फॉर्म में, और दबाव डालने को बोलते हैं कोर्स। समझ में आया? किसी को दबाव डालना, कोर्स समबडी इनटू समथिंग। चलिए, ये वर्ब आर्टिकल में आएगी। लास्ट वर्ड है रेमिटेंस। देखिए, रेमिटेंस होती है बाहर कोई आदमी गया हो और अपने घर पैसा भेजे, वो है ना, किसी कंट्री से, दूसरी कंट्री से, दूसरी स्टेट से, तो वो पैसा जो आपको मिलता है वो रेमिटेंस होता है घर वालों के लिए। इंडिया हैज़ सीन अ सब्सटेंशियल राइज इन फॉरेन रेमिटेंसेज इन रिसेंट ईयर्स। भारत ने एक बहुत बड़ा उछाल देखा है बाहर से आने वाले पैसे में पिछले कुछ सालों के दौरान, इन रिसेंट ईयर्स। तो चलिए, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, बड़ा आसान सा वर्ड है। अब आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखो, समरी ये है कि भारत से दुनिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आपको मिलेंगे। ऑलमोस्ट चाइना के बराबर है इंडियन माइग्रेंट्स की जो नंबर्स हैं। माइग्रेंट्स यानी जो देश छोड़ के दूसरे देश में काम करने गए, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, या फिर कोई स्वीपर, जैनिटर हो, कुछ भी काम करते हो। देखने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भारत से लोग बाहर जा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। और कितना पैसा कमा रहे हैं भाई? 120 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा एवरी ईयर पैसा यहाँ पे भेजा जा रहा है भारत में। पर ये आंकड़ा जितना सुंदर लगता है ना, उतना ख़राब आंकड़ा भी है। ख़राब ऐसे क्योंकि देश में नौकरियाँ नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसीलिए लोगों को बाहर जा कर के झक मरा के काम करना पड़ता है। क्योंकि सब लोग डॉक्टर्स बन के नहीं जाते हैं भाई, ज़्यादातर लोग तो लेबर बन के, है ना, टैक्सी ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जैनिटर, स्वीपर, ये सब बन के जाते हैं। तो ये पैसा जो आता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे लोगों का खून पसीना। और रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे हुए जिसको देख के हमें लगा कि इंडियन गवर्नमेंट को इन कंट्रीज़ से कुछ कनेक्शन बनाने चाहिए जिससे हमारे वर्कर्स एक्सप्लॉइट ना हो। तो रिसेंटली लीबिया में हमने बहुत बुरी हालत देखी हमारे वर्कर्स की, और उसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है द स्टोरी ऑफ 16 इंडियन वर्कर्स allegedly deceived into working under inhumane conditions in Libya highlights the persistent issue of labor exploitations। कह रहे जो स्टोरी है, जो कहानी है 16 इंडियन वर्कर्स की, जो अलेजिड तौर पे या कथित तौर पे, ऐसा कहा जाता है, हमें पता नहीं है हुआ या नहीं, कह रहे जिनको अलेजिड तौर पे डिसीव किया गया, धोखा दिया गया इस काम में। और काम क्या था? वर्क करना, काम करना इन ह्यूमेन कंडीशंस में, अमानवीय हालातों में। एक कमरे में 20 आदमी वहीं रह रहे हैं, वहीं, है ना। कह रहा और ये सब हुआ लीबिया के अंदर। कह रहा ये जो कहानी हमारे सामने आई है ना, ये कहानी हाईलाइट करती है, रोशनी डालती है इस लगातार बने हुए परसिस्टेंट इशू पे। परसिस्टेंट यानी कांस्टेंट। और ये इशू है लेबर एक्सप्लॉयटेशन का, हमारे देश से जाने वाली लेबर के शोषण का। और ये वही एक्सप्लॉयटेशन है, ये वही शोषण है फेस्ड बाय मिलियंस ऑफ इंडियंस अब्रॉड, जो फेस किया जाता है दसियों लाख इंडियंस के द्वारा अब्रॉड में, देश के बाहर। समझ गए?
सिंपल सेंटेंस, स्टोरी सब्जेक्ट है, हाइलाइट्स इसकी वर्ब है। डिसीव करना, धोखा देना किसी को, है ना। इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी ईडियम्स अपने पास, शायद मैंने लिखी है, आज लिख देता हूँ मैं यहाँ। डिसीव के लिए एक बहुत अच्छी ईडियम अपने पास, टू टेक समवन फॉर अ राइड, ठीक है। और टू शो समवन द गार्डन वे। चलो अब इसकी कहानी में नहीं जाऊंगा, ईडियम्स की कहानी आपको अच्छे से करवाई हुई है, पूरी सीरीज हो चुकी है ईडियम्स की, एक एक ईडियम को बताया मैंने अंग्रेजों ने कैसे बनाई थी। तो टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को, है ना, फिरकी लेना किसी को पागल बनाना। और टू शो समवन द गार्डन वे, किसी को सब्ज बाग दिखाना, है ना, अच्छा प्रॉफिट होगा, कुछ इस तरीके से आप किसी को पागल बनाते हो ना, डिसीव करते हो। चलिए आज मैंने पूछी नहीं है, लेकिन याद रखना आती रहती हैं ईडियम्स। परसिस्टेंट यानी कॉन्स्टेंट हो, कंटिन्यूस हो, लगातार बनाओ, एंड्यूरिंग हो। कह रहा है जी, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट्स दीज वर्कर्स हु हैड ट्रेवल्ड टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएई फॉर एम्प्लॉयमेंट वर लेटर कोअर्स्ड इनटू रिलोकेटिंग टू बेंगाजी या फिर लीबिया। कह रहा है जी, रिपोर्ट्स के हिसाब से, सरकारी सूत्रों के हिसाब से, ये सारे जो वर्कर्स थे 16 के 16 जो गए थे यूएई में, एमिरेट्स में, और किस लिए, काम करने के लिए, ऑफ कोर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है बाद में इनको कोर्स किया गया, फोर्स किया गया, प्रेशराइज किया गया कि वो रेलोकेट करें या फिर वो फिर से कहीं और चले जाएं। रेलोकेट करना यानी अपनी लोकेशन को चेंज करना, और कहाँ चले जाएं, लीबिया के शहर बेंगाजी में। और क्यों, टू वर्क इन अ सीमेंट फैक्ट्री, वहाँ की एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो ये पता लगा हमें रिपोर्ट्स के हिसाब से। चलिए, वर्कर्स सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी वर्क कोर्स्ड, किसी को प्रेशराइज करना, फोर्स करना, इनटू डूइंग समथिंग। तो दीज वर कोर्स्ड इनटू रेलोकेटिंग टू बेंगाजी। हु आया वर्कर्स के लिए, वर्ब है इसकी हैड ट्रेवल्ड। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया क्योंकि पहले ये यूएई में गए थे और बाद में इनको बेंगाजी ले जाया गया, तो दोनों काम पास्ट में हुए हैं, इसलिए जो पास्ट का पास्ट होता है उसको आप पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस में V3 के साथ बताते हैं, ठीक है ना। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी, हैड लेफ्ट, जिससे पहले कि मैं स्टेशन पहुंचता। तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, पास्ट का भी पास्ट, हैड जो है लेफ्ट लिखना पड़ेगा। चलिए, रेलोकेट करना, दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, जो है मतलब शिफ्ट होना कहीं और पे। कह रहा है जी, वाइल द इंडियन मिशन हैज़ बिन प्रोवाइडिंग देम विद फूड एंड सप्लाइज द वर्कर्स कैन नॉट लीव विदाउट द नेसेसरी एक्सिट परमिट्स। कह रहा है जो इंडिया का मिशन है, डिप्लोमेटिक मिशन की बात कर रहा है, दूतावास की, कह रहा है जहाँ इंडिया का जो दूतावास है वो प्रोवाइड कर रहा है इन वर्कर्स को खाना पीना और सप्लाईज, है ना, रहना खाना पीना सब कुछ। कह रहा है फिर भी ये वर्कर्स लीव नहीं कर सकते, लीबिया को छोड़ नहीं सकते बिना नेसेसरी एग्जिट परमिट्स के। लीबिया से बाहर निकलने का जो परमिट मिलता है अभी तक इनको नहीं मिला। चलिए, इंडियन मिशन द लगेगा, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने पहले हमेशा द लेगी। द सुप्रीम कोर्ट, है ना, इनफैक्ट द लोकसभा, द राज्यसभा, द CBI, जो भी आप कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लगा रहे हैं, इंडियन मिशन भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हैज़ बिन प्रोवाइडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये काम होता जा रहा है काफ़ी दिनों से, पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। वर्कर्स की वर्ब है कैन नॉट लीव। ये जो ऊपर आपने UAE, इस कंट्री के पहले द देखा, कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं? देखो, इंडिया के आगे द नहीं लगेगा। जोग्राफिकल लोकेशंस, कंट्रीज़ के नाम, स्टेट्स के नाम, सिटीज़ के नाम अपने आगे द नहीं लेते। कभी ऐसा नहीं सुनोगे आप द जयपुर, द अहमदाबाद, द बड़ौदा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी कभी कभी कोई कोई कंट्री अपने नाम के आगे द लेती है, जिस कंट्री में या तो आ जाए यूनाइटेड या फिर जिस कंट्री के नाम के पीछे आ जाए एस। तो इनमें प्लूरलिटी आती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी 7 एमिरेट्स का एक यूनिजन है, समझ पा रहे हो आप? तो प्लूरलिटी होने की वजह से, यूनाइटेड लगने की वजह से आप इसके आगे द लगाएंगे। वैसे ही UK यूनाइटेड किंगडम द लगेगा, वैसे ही US यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके आगे भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर जो कंट्रीज़ हैं एस वाली, जैसे फिलीपींस, नेदरलैंड्स, बहामास, एक वैसे ही आपको पता होगा ना स्टेट है, तो इन सब के पीछे भी आपको एस का इस्तेमाल करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार होते हैं क्लासेस में, जो बच्चे रेगुलर हैं दे नो वेरी वेल। कह रहा है जी, दिस इंसिडेंट इज़ फार फ्रॉम आइसोलेटेड। कह रहा है ये जो पूरा मामला है ये बहुत दूर है, कोसों दूर है आइसोलेटेड होने से, अलग थलग होने से। तो ऐसा कोई स्पेशल मामला नहीं है ये, ऐसे मामले बहुत सारे हुए हैं। कह रहा है जी, इन जून A fire at a labor camp in Mangaf, Kuwait claimed the lives of at least 40 Indians। कह रहा है इसी जून में 2024 की एक फायर इंसिडेंट हुआ एक लेबर कैंप में कुवैत के अंदर। उसने क्लेम कर दिया जिंदगियों को, या फिर उसने ले लिया जानों को, कम से कम 40 इंडियंस की। ठीक है, चलो।
कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंट विजिट टू कुवैत हैज़ ब्रॉट अटेंशन टू द plight ऑफ इंडियन वर्कर्स। कह रहा है मोदी साहब की भी जो रिसेंट विजिट हुई है कुवैत में, उसने भी ब्रॉट अटेंशन किया है या ध्यान खींचा है। ब्रिंग अटेंशन करना, किसी चीज़ की तरफ ध्यान लेना, तो और ध्यान लिया है प्लाइट की तरफ, ट्रेवल्स की तरफ या दुर्दशा की तरफ इंडियन वर्कर्स की, पर्टिकुलरली दोज इन लेबर कैंप्स, खास करके वो लोग जो लेबर कैंप्स में रहते हैं। लेबर कैंप्स क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे क्वार्टर्स, 10-15-20 आदमी ठूसे हुए एक कमरे में, उनका काम यही है कि बस वहीं रह करके काम करना, सारा दिन मजदूरी करना। तो ये लेबर कैंप्स होते हैं, ये आपको गल्फ में बहुत सुनने को मिलेंगे। तो इनकी तरफ मोदी जी ने अपना ध्यान खींचा। चलिए, रिसेंट विजिट की वो है हैज़ ब्रॉट, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। कह रहा है जी, डिस्पाइट मिस्टर मोदीज एक्नॉलेजमेंट ऑफ कुवैत सपोर्ट फॉर इट्स ओवर 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी, द डेंजर्स फेस्ड बाय इंडियन वर्कर्स रिमेन अ कंसर्न। कह रहा है बावजूद, डिस्पाइट मिस्टर मोदी की इस एक्नॉलेजमेंट के, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना कि हाँ भाई ऐसा है, हमें भी पता है। कह रहे हैं जी, बावजूद मोदी जी के मान लेने के, और किस चीज़ का? कुवैत के सपोर्ट का। और सपोर्ट है भारत की 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के लिए। 1 मिलियन यानी 10 लाख, स्ट्रॉन्ग यानी जितनी। जब भी किसी आंकड़े के साथ में आप स्ट्रॉन्ग लगाए ना, तो इसका मतलब है इतना बड़ा आंकड़ा है वो। 100 स्ट्रॉन्ग, मिलियन स्ट्रॉन्ग, तो 10 लाख जितना बड़े आंकड़ा जो है इंडियन कम्युनिटी का, बावजूद कुवैत के सपोर्ट को एक्नॉलेज करने के मोदी जी के द्वारा, जो डेंजर्स हैं, जो खतरे हैं फेस किए जाते हैं इंडियन वर्कर्स के द्वारा, वो आज भी कंसर्न है, चिंता का कारण है। समझ गए? डेंजर्स की वर्ब है रिमेन, सब्जेक्ट इतना ही है, सब्जेक्ट वर्ब, ये ऊपर तो पूरा फ्रेज है ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। बावजूद इसके ऐसा है। कह रहे जी, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देर आर अराउंड 13 मिलियन इंडियन नेशनल्स अब्रोड विद मोस्ट इन द गल्फ कंट्रीज। कह रहा है जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात सुने, मिस्टर जयशंकर की मिनिस्ट्री की बात सुने, तो लगभग 1,30,00,000 इंडियंस हैं जो अब्रोड हैं, भारत के बाहर हैं, और जिनमें से ज़्यादातर जो हैं वो गल्फ कंट्रीज़ में है ना, मिडिल ईस्ट में है। चलिए, इंडियन नेशनल्स की वर्ब है आर, अगेन देयर से क्लोज शुरू हुआ, वर्ब को पकड़ना है उसके सब्जेक्ट से मैच करके। नेशनल्स हैं तो इसलिए आर लिखा हुआ, अगर एक ही नेशनल होता तो इज लिखा जाता। देयर से कोई कनेक्शन नहीं है, देयर के बाद इज भी आएगा, आर भी आएगा, वॉज भी आएगा, वर्ब भी आएगा। वर्ब जो आएगी वो उसके बाद में रखे हुए सब्जेक्ट के हिसाब से। चलिए, कह रहा है दीज वर्कर्स हु लैक एलिजिबिलिटी फॉर सिटीजनशिप इन देयर होस्ट कंट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकॉनमी थ्रू रेमिटेंसेस। कह रहा है ये सारे वर्कर्स जो एलिजिबिलिटी को लैक करते हैं, एलिजिबिलिटी यानी किसी काम के लिए आपका एलिजिबल होना, डिजर्विंग होना, पात्र होना, जिनके पास ना तो पात्रता है ना है ना क्वालिफिकेशन है सिटीजनशिप के लिए अपनी होस्ट कंट्रीज़ में जहाँ पे ये काम कर रहे हैं। कह रहा है ये कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा भारत की इकॉनमी में रेमिटेंसेस के जरिए या फिर भेजे जाने वाले पैसे के जरिए। तो आपको पता होगा गल्फ कंट्रीज़, आप वहाँ पे 50 साल काम कर लो, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। यू कैन लिव देयर, और जब तक काम करोगे बस तब तक आपको वहाँ रहना है। जिस दिन आपका काम चला गया आपको डिपोर्ट भी कर देंगे। तो यूएई में, सऊदी में, कतर में, यहाँ पे आप सिटीजन नहीं बन सकते हैं। तो कह रहे हैं ये बेचारे ना तो बन पाते हैं सिटीजन, लेकिन फिर भी पैसा खूब भेजते हैं, देश की इकॉनमी को सपोर्ट करते हैं। और कितना भेजा इन्होंने भाई? अबाउट 111 बिलियन इन 2022। इतना सारा पैसा इन्होंने 2022 में भेजा। 1 बिलियन लगभग 8.4 हज़ार करोड़, मतलब 8400 करोड़ होता है रुपीज़ में देखें तो, है ना। चलिए, वर्कर्स की वो है कंट्रीब्यूट, हु की वो है लैक, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। रेमिटेंसेस देख लेना, पैसा जो भेजा गया हो अपने घरों में काम करके। कह रहा है जी, हाउ एवर देयर पर्सनल गेन्स आर ऑफ्टन लिमिटेड। उनके जो पर्सनल गेन्स हैं, उनके जो निजी जो मुनाफे हैं या फ़ायदे हैं, वो बहुत सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। भेजते रहते हैं बेचारे, खुद के लिए कुछ कर नहीं पाते, कहने का मतलब ये। ठीक है, गेन्स की वो है आर, ऑफन या ऑफ्टन जो भी बोलना चाहें, इसका मतलब होता है अक्सर। कह रहा है जी, मैनी आर बर्डन्ड बाय रिक्रूटमेंट फीस, लोन्स फॉर ट्रेवल एंड रेलोकेशन एंड एक्सप्लोटेटिव वर्क कंडीशन सच एज कफाला सिस्टम इन द गल्फ कंट्रीज। ज़्यादातर लोग जो हैं ये बर्डन होते हैं, बोझ के नीचे, बर्डन के नीचे दबे हुए होते हैं। और किस चीज़ की? नौकरी लेने की जो फीस, रिक्रूटमेंट फीस लगती है जाने से पहले, उसके नीचे। फिर ये लोन लेते हैं प्लेन की टिकट्स के लिए बेचारे, ट्रैवल के लिए, रेलोकेशन के लिए, वहाँ शिफ्ट होने के लिए। फिर जो एक्सप्लॉयटेटिव वर्क कंडीशंस मिलती है इनको अब्यूज़ किया जाता है, 12-15 घंटे भी काम करवाया जाता है। जैसे कि एक कंडीशन है वहाँ पे बड़ी ख़राब, कफाला सिस्टम गल्फ कंट्रीज़ में, इन सभी के नीचे दबे होते हैं। कफाला सिस्टम आप सुनोगे तो आपके क्या
मतलब आपको इतनी नफरत हो जाएगी अंदर से, आप घूमने भी नहीं जाओगे दुबई कभी। आप पढ़ना इसके बारे में। कफाला का मतलब ये है कि अगर आप कोई वाइट कॉलर वर्कर नहीं है, मान लीजिए आप साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, इस तरह का कुछ काम नहीं करते हैं, छोटा मोटा काम करने गए हैं, तो वहाँ पे आपको किसी की स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी। एक आदमी होगा, वो आपके मालिक की तरह होगा प्रैक्टिकली, और आपको क्या है, हमेशा उसका एक आई कार्ड अपने गले में रखना है। और आपको कभी भी रोक के पुलिस पूछ सकती है, भाई कहाँ जा रहे हो। फिर आप अपना कार्ड दिखाओगे, ये देखो, जैसे नौकर दिखाता है ना अपने मालिक का, तो आपको अपने मालिक का कार्ड दिखाना है। मतलब एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल की तरह आपके गले में एक पट्टा हमेशा रहेगा। और ये अपनी कंट्रीज जो हैं, गल्फ़ कंट्रीज, अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसा करती हैं। इनको लगता है कि इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशी जाएंगे तो यहाँ पे, है ना, इधर उधर भागे नहीं, घूमे नहीं, उल्टे पुल्टे काम ना करें, बदमाशी ना करें, जो हम करते भी हैं। तो कुल मिला के ये कफाला सिस्टम जो है एक शेम है, एक बर्डन है हमारे ऊपर, अगर ऐसी कंट्रीज़ में आप कुछ छोटा मोटा काम करने जा रहे हैं। चलिए, बाकी इसको आप पढ़ोगे नेट पे तो और अच्छे से आपको पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड अटेम्प्ट्स टू रेगुलेट लेबर माइग्रेशन। भारत सरकार ने भी बहुत अटेम्प्ट्स मेक किए हैं, बहुत कोशिशें की हैं कि वो रेगुलेट कर सके, नियमित कर सके या कंट्रोल कर सके लेबर के माइग्रेशन को, हमारे देश से मजदूरों के बाहर जाने को। गवर्नमेंट की वो है हैज़ मेड। लेबर का मतलब मजदूर ही नहीं होता, आप कोई भी काम कर रहे हैं वो लेबर ही है। लेकिन हम जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ से एक्चुअल में मजदूर ही जाते हैं, है ना। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गल्फ़ में जा कर के कुछ अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करने के लिए लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाएंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, है ना, यूएस में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, नेदरलैंड्स। चलो, कह रहा है जी द इंट्रोडक्शन ऑफ ई माइग्रेट सिस्टम ओवर अ डेकेड अगो फॉर वर्कर्स ट्रैवलिंग टू 18 कंट्रीज रिक्वायरिंग इमिग्रेशन क्लियरेंस और ECR वॉज अ स्टेप फॉरवर्ड। कह रहा है सरकार के द्वारा जो इंट्रोडक्शन था या लाने का काम था एक ई माइग्रेट सिस्टम को, जो लाया गया था एक डेकेड अगो यानी 10 साल पहले, और उन वर्कर्स के लिए जो ट्रैवल करते हैं 18 चुनिंदा कंट्रीज़ में। और कह रहा है इसके लिए सिस्टम ये था कि वो रिक्वायर करेंगे इमिग्रेशन क्लियरेंस। ये एक स्टेप फॉरवर्ड था, अपने आगे की दिशा में एक कदम था। तो बाहर जाने से पहले सरकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, एक क्लियरेंस लो, ताकि आपके यहाँ पे कोई केस लगा ना हो जिससे आप बाहर भाग जाओ। फिर आपकी सारी डेटा सरकार के पास हो, भारत सरकार के पास, कभी भी आपको परेशानी हो तो आपको वहाँ से, है ना, रेस्क्यू किया जा सके। तो बड़ा अच्छा स्टेप था ये, 10 साल पहले लाया गया था। चलिए, इंट्रोडक्शन की वो है वॉज। कह रहा है फिर इसका क्या हुआ। हाउ एवर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एजेंट्स ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल नेटवर्क्स ऑफ्टन सर्कमवेंट दी सेफगार्ड्स। कह रहा है लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और एजेंट्स होते हैं ले जाने वाले, जो अक्सर इंटरनेशनल नेटवर्क में ऑपरेट करेंगे, ग्लोबल इनका नेटवर्क होगा, वो सर्कमवेंट करते हैं, बाईपास करते हैं या अवॉइड करते हैं इन सुरक्षा के जो है उपायों का या सेफगार्ड्स का। तो 18 कंट्रीज़ में अगर आप जाओगे तभी आपको ये सब करवाना है। तो ये क्या करेंगे, आपको कतर में नहीं भेजेंगे, पहले आपको भेजेंगे नेपाल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, नेपाल से आपको बहरीन भेज देंगे, फिर बहरीन से आपको कतर में एंटर करवाएंगे। अब आप भले ही कतर गए हो लेकिन पता नहीं कहाँ से होके कहाँ गए हो, तो इस वजह से आपका ECR कभी बना ही नहीं और सरकार को कुछ भनक ही नहीं है क्या चलता है। चलिए, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एजेंट्स की वो है सर्कमवेंट। कह रहा है जी मोर एवर दीज प्रोटेक्शंस डू नॉट एक्सटेंड टू नॉन ECR कंट्रीज। कह रहा है जी इसके ऊपर भी ये प्रोटेक्शन एक्सटेंड होती ही नहीं है नॉन ECR कंट्रीज़ पे। अगर बहरीन में, नेपाल में ECR नहीं लगा हुआ, वहाँ जाते हो, तब तो सरकार भी आपकी सुध नहीं लेने वाली। 18 कंट्रीज़ में लेती है सरकार। कह रहा है जी सच एज इजराइल एंड रशिया वेयर इंडियन वर्कर्स हैव फेस्ड डायर कॉन्सिक्वेंसेज। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ के नाम ले रहा है, इसराइल और रशिया की या रूस की, जहाँ पे इंडियन वर्कर्स ने फेस किया है बड़े ही डायर, बड़े ही डेंजरस, समझ लो, है ना, बहुत ही डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज को, इंक्लूडिंग डेथ इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, जिसमें शामिल है मौत भी जंग के मैदान में, कॉन्फ्लिक्ट जोन में। चलिए, सेंटेंसेस लंबे हैं लेकिन बहुत आसान है, छोटे छोटे पीस करके पढ़ रहे हैं। ये सारी प्रोटेक्शन एक्सटेंड नहीं होती हैं या ऑफर नहीं होती हैं या नहीं पहुंच पाती हैं नॉन ECR कंट्रीज़ में जाने वालों को, जहां पे इंडियन वर्कर्स ने काम किया है और फेस किया है बड़े ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज या नतीजे, जिसमें मौत जैसे नतीजे भी शामिल हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन में या वॉर जोन्स में। ठीक है, प्रोटेक्शंस की वो है डू नॉट एक्सटेंड, वर्कर्स की वो है हैव फेस्ड। डायर यानी डाइसी, प्रिकेरियस, डेंजरस, रिस्की, पेरिलस, है ना, बहुत बार ये वर्ड आता है, मतलब समझ गए ना, एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं। कह रहे जी रिफॉर्मिंग इंडियाज इमिग्रेशन एक्ट, स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंट्स एंड डिमांडिंग हायर कंपनसेशन गारंटीज फ्रॉम फॉरेन एम्प्लॉयर्स आर नेसेसरी। कह रहे जी 3 चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है रोकने के लिए।
एक तो हमारा इमिग्रेशन एक्ट जो है उसको बदल दो, रिफॉर्म कर दो, उसमें बदलाव लाओ, सुधार लाओ। दूसरा, और अच्छे से मॉनिटर करो रिक्रूट करने वाले एजेंट्स को जो बाहर ले करके जाते हैं, और फिर डिमांड भी करो और ज़्यादा मेहनताने को, कंपनसेशन को या वेजेस को या उसकी गारंटीज़ को फॉरेन एम्प्लॉयर से, बाहर बैठे हुए बॉसेस से जो लेकर के जा रहे हैं या काम करवा रहे हैं। कह रहे ये तीनों चीज़ें नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, इन तीनों को आपको करना पड़ेगा, है ना, 3 स्टेप्स लेने होंगे। चलिए, रिफॉर्मिंग, मॉनिटरिंग एंड डिमांडिंग की वर्ब है आर, तीनों वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जीरेंट्स हैं, नाउन का काम कर रहे हैं। रिफॉर्म करने का काम, मॉनिटर करने का काम और डिमांड करने का काम नेसेसरी है। ठीक है, जेरेंट हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है, लेकिन यहाँ पे 3 जेरेंट्स मिल गए। ठीक है, रिफॉर्म, मॉनिटर और डिमांड, इसलिए वर्ब प्लूरल है। कह रहा है जी, येट अ मोर सस्टेनेबल सोल्यूशन लाइज इन फॉस्टरिंग इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। कह रहा है फिर भी एक और ज़्यादा जो सस्टेनेबल सोल्यूशन है, यानी टिकाऊ जो हल है इस प्रॉब्लम का, वो लाई करता है फोस्टर करने में या प्रमोट करने में बराबरी के इकोनॉमिक ग्रोथ को, इक्विटेबल ग्रोथ को इंडिया में। अमीर तो अमीर होता जा रहा है, गरीब के पास, है ना, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिलती। तो ग्रोथ तो हो रही है लेकिन इक्विटेबल नहीं हो रही, सबके लिए नहीं है। तो अच्छा सोल्यूशन यही है कि यहीं पे कुछ ऐसी ग्रोथ हो जाए कि कम से कम झाड़ू मारने, सफाई करने, ऐसा काम अपने देश में ही कर सकें, है ना, कहीं बाहर तो ना जाना पड़े किसी और का, किसी और की सड़क साफ़ करने या किसी और के घर में झाड़ू लगाने। तो इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। चलिए, सोल्यूशन की वर्ब है लाइज। लाई का मतलब होता है रखा हुआ होना या छिपा हुआ होना, फोस्टर करना, नर्चर करना, प्रमोट करना किसी चीज़ को। ठीक है ना, सस्टेनेबल, टिकाऊ, एंड्यूरिंग, वाइबल, जो चीज़ लंबे वक्त तक चल सके, सही हो, सस्टेनेबल कहलाती है। चलिए, कह रहा है जी, अल्टीमेटली इन केसेस लाइक दैट ऑफ द वर्कर्स इन लीबिया द गवर्नमेंट इज ऑफ्टन लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू रिपेट्रिएट देम। कह रहा है एक और चीज़ भी है, कह रहा है ये सारे केसेस में जैसे कि हुए, लाइक जैसा कि वो केस था वर्कर्स का लीबिया में, कह रहा है जी आखिरकार इन सभी केसेस में ना सरकार अक्सर इसी सोल्यूशन के साथ या चॉइस के साथ बचती है। सरकार के पास यही चारा होता है, द गवर्नमेंट इज ऑफ्टन लेफ्ट विद नो चॉइस। और क्या चारा होता है, कह रहा है जी कोई चॉइस नहीं होती बट सिवा इन लोगों को रिपैट्रिएट करने के, फिर से भारत लाने के। तो यहाँ से परेशान होकर कोई भागा हो और वहाँ भी परेशान हो जाए, फिर गवर्नमेंट उसको फिर यहाँ ले आए, तो यही कहेगा ना मैं तो परेशान ही था यहाँ भी था और वहाँ भी था। तो इन केसेस में सरकार भी कुछ नहीं कर पाती, बस ले आती है वापस वो आदमी वैसा का वैसा। गवर्नमेंट की वो है इज़ लेफ्ट, लेफ्ट को भी यहाँ पे पिंक मान लेना। नो चॉइस बट, सरकार के पास कोई चॉइस नहीं है सिवा, बट यहाँ पे एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और इसका मतलब होता है सेव फॉर या एक्सेप्ट। ठीक है, बट का मतलब लेकिन नहीं है यहाँ पे, बट का मतलब है सिवा या सेव फॉर, एक्सेप्ट। दैट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, आज करवा नहीं रहा हूँ डिटेल में, याद कर लेना दैट और दोज कब लगाया जाता है। माई कार इज़ फास्टर देन दैट ऑफ योर्स, योर हाउस इज़ बिगर देन दैट ऑफ माइन। ठीक है, लंबा कॉन्सेप्ट है, आज छोड़ रहा हूँ, फिर क्लास में किसी में करवाऊंगा। कह रहा है जी हाउ एवर मैनी रिटर्न टू अ ब्लिक फ्यूचर। कह रहा है जी हालांकि बहुत सारे रिटर्न करते हैं लोग, वापस आते हैं एक डिसअपॉइंटिंग या सैड फ्यूचर के लिए, यहाँ भी उनका फ्यूचर बड़ा ख़राब होता है। ब्लिक यानी बहुत सैड हो, होपलेस हो, ग्रिम हो, डेस्परेट हो, है ना। कह रहा है जी फॉर मोस्ट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ ओवरसीज स्टिल अपीयर प्रेफरेबल। कह रहा है ज़्यादातर के लिए जो हार्श रियलिटी है या बहुत कड़ी सच्चाई हैं ओवरसीज लाइफ की या विदेश में जीवन की, वो अभी भी उनको प्रेफरेबल लगती हैं या सही लगती हैं, बेटर लगती हैं, है ना। यूएई में रह करके कुछ ख़राब तरीके से रह करके कुछ पैसा कमाना उनको ज़्यादा ठीक लगता है बजाय इंडिया में आज़ादी के साथ भूखे मरने से। तो ये है हार्श रियलिटी विच सम ऑफ देम या मोस्ट ऑफ देम वुड प्रेफर। रियलिटीज़ की वो है अपीयर, प्रेफरेबल यानी जो आपको अच्छा लगे, जो आप प्रेफर करें। कह रहा है रादर देन मेयरली सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ इट्स डायस्पोरा इंडिया मस्ट यूज प्लेटफॉर्म सच एज प्रवासी भारतीय सम्मेलन टू एड्रेस द स्ट्रगल्स। कह रहे जी बजाय खाली खाली सेलिब्रेट करने के या सिर्फ जश्न मनाने के सक्सेस का जो है हमारी डायस्पोरा की या प्रवासियों की, है ना। हमारे यहाँ से ये सीईओज निकलते हैं ना, बड़े बड़े विक्रम सिक्का जैसे, विशाल सिक्का जैसे। करे बजाय जो बड़े बड़े हमारे डायस्पोरा के कारनामे हैं उनको सेलिब्रेट करने के, इंडिया को यूज़ करना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स जैसा कि ये प्लेटफॉर्म है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, कि इसमें एड्रेस कर सकें स्ट्रगल्स को या संघर्ष को इन वर्कर्स के। ठीक है, जो बड़े बन गए उनको सेलिब्रेट करने की बजाय जो आज भी परेशान है और छोटे हैं और, है ना, बहुत भुगत रहे हैं,
वहाँ उनको बुलाओ प्रवासी भारतीय सम्मेलन में और उनकी समस्याओं को, स्ट्रगल्स को सुनो। चलिए, इंडिया की वर्ब है मस्ट यूज़। सेंटेंस में एक एरर है, पकड़ ली होगी एसएससी वाले बच्चों ने। डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी ग्रुप। एरर ये है कि रादर देन का मतलब होता है बजाय। और एक और अपने पास फ्रेज होता है इंस्टेड ऑफ, इसका मतलब भी होता है बजाय। लेकिन अगर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी हो तो आप इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको बजाय रादर देन से बताना हो तो उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बड़ा याद रखना, अगर सेलिब्रेटिंग लिखना था तो यहाँ लिखते इंस्टेड ऑफ, और अगर रादर देन ही लिखना है, आपको जिद आ गई है कि मैं रादर देन ही लिखूंगा, तो फिर सेलिब्रेटिंग मत लिखो, फिर लिखो सेलिब्रेट। रादर देन प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, इंस्टेड ऑफ प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हाँ, अगर नाउन की बात हो, ये तो वर्ब्स हैं, नाउन की बात हो तो दोनों में से कुछ भी लगा लोगे चल जाएगा, रादर देन भी और इंस्टेड ऑफ भी। कह रहा जी, देयर plight remains in stark contrast to India's growing economic and diplomatic ambitions on the global stage। इनकी दुर्दशा ordeal या जो ट्रेवल्स फ्लाइट्स हैं, ये आज भी एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बनी हुई हैं, एक चमकने वाला विरोधाभास बनी हुई हैं भारत की बढ़ती हुई आर्थिक और कूटनीतिक एम्बिशंस के सामने, महत्वाकांक्षाओं के सामने, ख्वाबों के सामने, जो है ग्लोबल स्टेज पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो हम तो बहुत आगे जाना चाहते हैं, मिलिट्री माइट, सॉफ्ट पावर, इकोनॉमिक पावर, फिफ्थ लार्जेस्ट, फलाना ढिमकाना। कह रहे इसके सामने इन बच्चों, इन जो वर्कर्स की जो दुर्दशा है वो बहुत स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में है, चमकने वाला विरोधाभास है। समझ गए ना? चलिए, फ्लाइट की ओवर इमेज। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। पढ़ने में बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन आज आपने वो कैब बहुत हैवी देखी होगी और ग्रामर भी। सबसे पहले क्लोज टेस्ट को अपने को करना है अटेम्प्ट। 7-8 वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं और 4 ब्लैंक्स हैं। आराम से इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ो और आप खुद से देखो इनमें से कौन कौन सा वर्ड इन 4 ब्लैंक्स में फिट हो सकता है। मीनिंग भी निकलना चाहिए और ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए। खुद से एक बार ट्राई देंगे, सभी करके देखो। द डैश ऑफ इट, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं, मान के चल रहा हूं कि आपने ट्राई दे लिया है, ठीक है। अब ढीठ हो तो नहीं दिया होगा, पर मेहनत करके बनाया जाता है क्विज आपके लिए, इसीलिए ताकि फायदा ले सको। कह रहा जी, द डैश ऑफ द इंडियन डैश ऑफ्टन स्टेम्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम्स। कह रहा जी, इंडियन जो डैश है ना, अब ये पता नहीं क्या है, इसकी जो डैश है वो निकलती है या स्टेम फ्रॉम होती है, इमर्ज फ्रॉम होती है एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम से या शोषण करने वाले सिस्टम से। दैट कोअर्स देम इनटू हार्श वर्किंग कंडीशंस अब्रॉड। ये वो सिस्टम्स हैं जो कोअर्स करते हैं, दबाव डालते हैं इंडियन वर्कर्स को कि वो हार्श वर्किंग कंडीशंस में काम करें देश से बाहर जाके। अब ये कौन सी चीज़ निकलती है? सर्कमवेंट निकलता है, ट्रेवल निकलता है, रिपैट्रिएट, डायस्पोरा, रेमिटेंस, डिसीव या परसिस्टेंट। सबसे पहले तो सभी वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। परसिस्टेंट यानी लगातार, एक एडजेक्टिव है। डिसीव यानी धोखा देना, एक वर्ब है। रेमिटेंस एक नाउन यानी पैसा। डायस्पोरा एक नाउन यानी प्रवासी ग्रुप। रिपैट्रिएट एक वर्ब है यानी वापस आना किसी कंट्री में, नाउन भी है। अगर आप वापस आते हो तो आप रिपैट्रिएट कहलाते हो, है ना, वर्ब भी है। ट्रैवल एक नाउन है दुर्दशा के लिए, और सर्कमवेंट एक वर्ब है किसी चीज़ से बचने के लिए। तो यहाँ पे दुर्दशा की यानी बैड एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है। तो द प्लाइट ऑफ कहाँ गया भाई? ट्रेवल्स ऑफ, सॉरी, है ना, ट्रेवल्स ऑफ इंडियन डैश स्टेम फ्रॉम। अब यहाँ पे इंडियन क्या होंगे? ऑफ कोर्स इंडियन डायस्पोरा की बात हो रही है। बहुत ईजी है, अगर आपको मीनिंग पता है, सारे सेंटेंस को ब्रेक कर पा रहे हो तो कितना आसान है। जो बुरे हालात हैं भारत के प्रवासियों के, वो निकल करके आते हैं एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट में, एंड दिस वन फॉर द सेकंड। करेक्ट, डिस्पाइट गवर्नमेंट एफर्ट्स रिक्रूटमेंट एजेंसीज फ्रीक्वेंटली डैश रेगुलेशंस। बावजूद सरकार की कोशिशों के जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं रिक्रूटमेंट वाले, अक्सर वो रेगुलेशंस को डैश करते हैं। तो रेगुलेशन को क्या करेंगे? धोखा देंगे, यही तो करेंगे। सरकारी कानूनों को धोखा ही देंगे ना। अरे धोखा नहीं देंगे भाई, उनसे बचेंगे। कानून को क्या धोखा देना है आपको? आपको तो कानून से बच निकलना है ना। तो सर्कमवेंट करना या बाईपास करना यहाँ पे यूज करेंगे। तो दे बाईपास रेगुलेशंस या सर्कमवेंट रेगुलेशंस, लीविंग अथॉरिटीज विद नो चॉइस बट टू डैश अफेक्टेड वर्कर्स। छोड़ते हुए अथॉरिटीज के सामने कोई भी चॉइस नहीं सिवा प्रभावित वर्कर्स को डैश करने के। और अथॉरिटीज़ कभी डिसीव नहीं करेंगी, कभी परसिस्टेंट नहीं होंगी, वो रिपैट्रिएट करेंगी या फिर से घर पे लाएंगी, ठीक है। तो चौथे में रिपैट्रिएट किया जाएगा, थर्ड के अंदर सर्कमवेंट किया जाएगा रेगुलेशंस को। चलिए, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ठीक है, जो आप शुरू कर रहे हो अपनी जर्नी को, तो ऐसे क्लोज टेस्ट आपको मुश्किल लगेंगे। कह रहे जी, आर्टिकल में क्या सजेस्ट किया गया एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इस पूरी समस्या का?
इन चार में से क्या लगता है कौन सा काम कर दें तो इंडियंस के साथ में बुरा सलूक बर्ताव होना बंद हो जाएगा फॉरेन में? भाई बहुत सीधा सा काम करना है, आपको उनको जाने नहीं देना है। जहाँ इज्जत ना हो, जहाँ पूछ ना हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। घर में कुछ ऐसा करो, इक्विटेबल ग्रोथ हो, अमीर गरीब को सबको ग्रोथ मिले इकोनॉमिकली, ताकि बाहर जाकर के झक ना मरवानी पड़े। ठीक है, छोटे काम के लिए ऑफकोर्स है ना। अच्छा काम करते हो, कुछ बड़ा करते हो तो जाओ। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन है। इस आर्टिकल में कौन सी आयरनी, कौन सा विरोधाभास दिखाया गया है इंडियन वर्कर्स के अब्रॉड में, उनकी फ्लाइट में? ऐसी कौन से दो पहलू हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं और वर्कर्स से जुड़े हुए हैं? भाई साहब आयरनी ये है कि ये वर्कर्स बहुत पैसा भेज रहे हैं, इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमी बट फेस एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है ना, एक सेकेंड। चलो तो ये बन जाएगा ए, थर्ड में। चलो अब ये तो मैंने करवा दिए, बाकी खुद से करने हैं। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं जो प्रवासियों का होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अब्रॉड एंड हैविंग कॉमन नेशनैलिटी। स्टीयर क्लियर ऑफ फ्रेजल वर्ब आपको करवाई थी। और लास्ट में दो एरर्स मिलेंगी, पहली मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, और ऑफ कोर्स दूसरी आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी भाई? कहीं रखी हुई है इसी में, बता दूं कहाँ रखी हुई है? चलो इस वर्ड के आसपास रखी हुई है। ठीक है, दूसरी वाली तो मुश्किल ही मिलेगी, फिर भी चलो कोशिश करना। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स डाल दिए गए हैं। 7 से लेकर के 10 तक का है ना, 4 क्वेश्चंस के। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी? जिन बच्चों को अच्छी लगती है और पूरी देखते हैं खास करके, अपना फीडबैक दीजिए करो। सर पीडी पूरा देखा एंड आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा भी लगा, समझ में आया पीडीआई। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है। चलिए अंटिल देन। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।